मेरे बिलियनियर पेरेंट्स आखिरकार मुझे ढूंढते हुए आ गए थे, लेकिन उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका असली बेटा एक स्ट्रीट साइड फॉर्चून टेलर निकलेगा। वे मुझे ब्लैंक होकर देख रहे थे। ज्वांग चिंगचिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्का सा हंसी और उसकी आंखों में साफ कंटेम्प्ट था। लेकिन मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और कहा, फॉर्चून रीडिंग बिल्कुल फ्री है। अपनी किस्मत का एक रीडिंग करवाओगी? यह सुनते ही मैडम जुआंग की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, हमारे साथ घर चलो। मैंने सामने खड़े इन लोगों को ध्यान से देखा और मेरे दिमाग में बस कुछ शब्द उभरे, काली औरा से घिरे हुए, जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और सिर हिला दिया। ठीक है। मैंने अपना लुओ पेन, कंपास और येलो टेलिसम पेपर्स समेटे। फिर कहा, लेकिन पहले मुझे अपने घर जाकर सामान पैक करना है। अंदर बहुत गंदा है, आप लोग बाहर वेट करना। मैडम जुआंग फिर भी मेरे साथ अंदर देखने की जिद करने लगी। बाकी लोगों को भी मजबूरन उनके पीछे आना पड़ा। चारों लोग मेरे पीछे उस गंदी संकरी गली में चले आए जहां मैं रहता था। बीच बीच में चूहे भी भागते हुए निकल रहे थे। पीछे से मुझे किसी के उल्टी रोकने जैसी आवाज सुनाई दी। क्या कोई इंसान ऐसी जगह रह भी सकता है? किसी ने घिन से पूछा। मैंने शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं यहां 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा हूं। ज्वांग चिंगचिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार हम एक छोटे से टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचे। मैंने दरवाजा खोला। अंदर का सेटअप बेहद साधारण था। एक टेबल, एक पुराना इलेक्ट्रिक फैन और लगभग कुछ भी नहीं। मैं कपबोर्ड से अपने कपड़े निकालने लगा। ज्वांग चिंगचिंग ने नाक ढकते हुए कहा, इन फटे पुराने कपड़ों को ले जाने का क्या मतलब है? घर चलो, परिवार तुम्हें नए कपड़े खरीद देगा। मैं कुछ बोलता, उससे पहले अचानक बहुत सारे लोग कमरे में आ गए और ज्वांग फैमिली को चारों तरफ से घेर लिया। तुम लोगों को बीफान का अच्छे से ख्याल रखना होगा। इस बच्चे ने बहुत दुख झेले हैं। तुम लोग इतने अमीर लगते हो, फिर बाईफान को ढूंढने में इतने साल कैसे लगा दिए? सुना है तुम्हारे घर में एक अडॉप्टेड सन भी है। पता नहीं वह बीफान के साथ कैसा व्यवहार करेगा। बचपन से इन्हीं पड़ोसियों और मेरे मास्टर ने मुझे पाला था। आज मैं जा रहा था तो वे खुश भी थे, लेकिन मुझे छोड़ने का दुख भी था। आंट वांग मेरे हाथों में चीजें ठूंसने लगीं। ये कपड़े हम सबने मिलकर तुम्हारे लिए खरीदे हैं। पुराने कपड़े अब मत पहनना। नए घर में जा रहे हो तो नए कपड़े पहनना। कुछ ही देर में मेरे हाथ बड़े छोटे बैग से भर गए। मोहल्ले के अंकल्स और आंटीज ने मेरा सामान कार में रख दिया। मैं अपना छोटा सा येलो बैग सीने से लगाकर बैक सीट में बैठ गया। ज्वांग चिंगचिंग ने उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ ली। तुम ये सारे अशुभ सामान घर ले जाने वाले हो? हमारे घर में तुम्हारे इन वियर्ड फॉर्चून टेलिंग सामानों के लिए जगह नहीं है। मैडम ज्वांग ने तुरंत उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम अपने भाई से ऐसे बात करती हो? मैंने उनकी तरफ देखा। तो फिर मैं वापस नहीं जाऊंगा। ज्वांग चिंगचिंग एकदम से रुक गई। उसने शायद उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना सीधा जवाब दूंगा। उसका मुंह खुला, मगर वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी उसकी बड़ी बहन जुआंग चिंग्या बोली, चिंगचिंग, अपने भाई से माफी मांगो। जुआंग चिंगचिंग ने मन मारकर कहा, सॉरी, मेरे पास कभी अडॉप्टिव पेरेंट्स तक नहीं थे। जब ह्यूमन ट्रैफिकर्स मेरा हाथ तोड़कर मुझे डिसेबल्ड बेगर बनाने वाले थे, तब मेरे मास्टर ने उन लोगों को जोर से धक्का दिया था और मुझे उनके हाथों से छीनकर बचाया था। मैंने उस लड़के की तरफ देखा जो लगातार धीमी धीमी सांसें खींच रहा था। क्या यह भी ज्वांग फैमिली का बच्चा है? बस इतना पूछना था कि सबके चेहरे बदल गए। ज्वांग चिंगचिंग तुरंत बोली, तुम अभी अभी घर लौटे हो और आते ही ब्रदर सुनजी को बाहर निकालना चाहते हो? तुम वापस आ गए हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम ब्रदर सुनजी को भेज देंगे। ज्वांग चिंग्या ने भी कहा, सुनजी इतने समय से हमारे साथ रहा है, हमारा उसके साथ बॉन्ड है। हम तुम्हें भी फैमिली की तरह मानेंगे और उसे भी। उम्मीद है तुम उसे टारगेट नहीं करोगे। ज्वांग सुनजी ने सिर झुकाया और गिल्ट भरे चेहरे से कहा, सॉरी ब्रदर, मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। अगर आप मुझे देखना नहीं चाहते तो मैं बाहर जाकर रह सकता हूं। मेरी नजर एक एक करके उन सबके चेहरों पर गई। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या यह जुआंग फैमिली का बच्चा है। तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि उनका रिएक्शन जरूरत से ज्यादा था। मैडम जुआंग जल्दी से बात संभालने लगी। सुनजी वही बच्चा है जो उस समय तुम्हारे साथ गलती से बदल गया था। बिफान, अब तुम बड़े भाई हो और सुनजी तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। सुनजी की लगातार भारी सांसें मुझे इरिटेट कर रही थीं, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। कार कुछ देर तक उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलती रही और आखिरकार हम ज्वांग मैंशन पहुंच गए। कार से उतरते वक्त किसी ने मेरा सामान उठाने की कोशिश तक नहीं की। वे सब अंदर चले गए।
घर के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे मुझे और मेरा सामान बाहर ही छोड़ आए हैं। मैडम जुआंग जल्दी से वापस आईं। हमारी आंखें मिलीं। मैं उनके पास से निकलकर खुद ही अंदर चला गया। मुझे अकेले अंदर आते देख उनके चेहरे भी थोड़े ऑकवर्ड हो गए। जुआंग चिंगिया ने सर्वेंट्स को डांटते हुए कहा, यंग मास्टर अभी अभी लौटे हैं, किसी ने इनका सामान क्यों नहीं उठाया? फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हारा रूम तैयार कर दिया गया है, फिलहाल तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पर ही रहना होगा। मैंने पूछा, बाकी तीनों सेकंड फ्लोर पर रहते हैं? जुआंग चिंगचिंग तुरंत भड़क गई। तुम घर आते ही सेकंड फ्लोर के रूम्स पर नजर रखने लगे? जुआंग सनाजी ने उसे तुरंत रोका। चिंगचिंग, ऐसे मत बोलो। ब्रदर, अगर आप चाहें तो मैं अपना सेकंड फ्लोर वाला रूम आपको दे दूं? मैंने सपाट आवाज में कहा, जरूरत नहीं है। मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहता जहां तुम रह चुके हो। इससे मेरी स्पिरिचुअल ऑरा प्रभावित होगी। इतना कहकर मैं उनके एक्सप्रेशंस देखे बिना अपने रूम में चला गया। रात को एक मेड मुझे डिनर के लिए बुलाने आई। तब तक बाकी सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जिस औरत ने मुझे और संजी को बदल दिया था वह यही मेरी मां थी। अगर मास्टर मुझे न बचाते तो शायद मैं बहुत पहले मर चुका होता। इन बातों को याद करके मेरे लिए संजी को देखकर मुस्कुराना नामुमकिन था। संजी ऑकवर्ड होकर अपने बोल की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। जुआंग चिंगिया ने मुझे देखा। बीफान, सुंजी तुम्हें बुला रहा है। मैंने सुना, बस जवाब देने का मन नहीं है। वह गुस्से से बोली, तुम्हारी मैनर्स कहाँ हैं? इतने सालों में तुम्हारे मास्टर और उन लोगों ने तुम्हें यही सिखाया? मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे बोलना है तो बोलो, लेकिन तुम लोग मुझे उस चोर के साथ एक ही टेबल पर बैठाकर खाना खिला रहे हो और फिर मुझसे मैनर्स पूछते हो? मेरी बात सुनते ही सनजी के आंसू उसके खाने में गिरने लगे। जुआंग चिंग चिंग ने उसे रोते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाई। यह कैसी एटीट्यूड है तुम्हारी? ब्रदर सुंजी को पता था कि तुम लौटने वाले हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसे बदल दिया गया था वह तुम नहीं थी। जिसे डस्टबिन में फेंक दिया गया था वह तुम नहीं थी। तुम्हें क्या पता कि कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक पतला कपड़ा पहनकर रहना कितना पेनफुल होता है। मैं सड़कों पर भटकता रहा। कुछ लोग मेरा हाथ तोड़कर मुझे अपाहिज भिखारी बनाना चाहते थे। मैंने अपनी स्लीव ऊपर की। मेरे हाथ पर कई साफ और गहरे स्कार्स थे। कुछ देर पहले मेरे हाथ से जो स्पून बाउल में गिरा था वह भी इसी चोट की वजह से गिरा था। जुआंग चिंगिया का चेहरा थोड़ा बदल गया, मगर उसके मुंह से माफी के शब्द नहीं निकले। मैडम जुआंग शॉक्ड थीं। उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि बाहर मेरी जिंदगी इतनी बुरी रही थी। मिस्टर जुआंग के लिए भी अपना दुख छिपाना मुश्किल हो रहा था। बी फान, उन्होंने कहा, कल चिंगिया तुम्हें चेकअप के लिए लेकर जाएगी। कोई जरूरत नहीं, मास्टर पहले ही यह हाथ दिखा चुके हैं। हिल तो सकता है लेकिन इसके अलावा कुछ खास कर नहीं सकता। फिर मैंने जुआंग चिंगिया को देखा। इसलिए सॉरी सिस्टर, बचपन में मैं बस पेट भरने और जिंदा रहने की कोशिश करता था। किसी ने मुझे मैनर्स नहीं सिखाई। लोगों ने बस मुझे यह सिखाया कि सरवाइव कैसे करना है। मैं शायद आप लोगों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने लायक नहीं हूं। मेरा हो गया। आप लोग खाना जारी रखिए, जुआंग चिंगिया ने धीमी आवाज में कहा। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने पूरे टेबल पर नजर घुमाई। अगर मैं कहूं कि इस घर में या तो मैं रहूंगा या वह रहेगा, दोनों नहीं, तो? जुआंग चिंगचिंग साफ तौर पर जवाब देना चाहती थी, मगर उसने मेरे हाथ के स्कार्स याद किए और चुप हो गई। मैडम जुआंग भी अब खामोश थीं। तब मिस्टर जुआंग गंभीर स्वर में बोले, हमने सुंजी को 10 साल से ज्यादा समय तक पाला है। अगर अपना बायोलॉजिकल सन मिलने के बाद हम अडॉप्टेड सन को बाहर भेज दें तो बाहर की दुनिया जुआंग फैमिली के बारे में क्या सोचेगी? अगर तुम्हें सच में हमसे एक को चुनने के लिए कहना है। उनकी बात खत्म होने से पहले ही मैं उठकर चला गया। अगली सुबह मैं भूख से उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस घर में आने के पहले ही दिन मुझे पेट भरकर खाना भी नहीं मिलेगा। मैंने आंट वांग के खरीदे हुए नए कपड़े पहने। उन पर एक छोटी सी कैट बनी हुई थी। जब मैं बाहर निकला, घर के सभी लोग उठ चुके थे। जुआंग चिंगचिंग की नजर मेरे बाहर आते ही कपड़ों पर टिक गई। वह हंसी दबाने लगी। तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने कहा, नए हैं, इन पर कोई पैच नहीं है। किसी और ने पहले नहीं पहने हैं। प्रॉब्लम क्या है? उसकी हंसी तुरंत रुक गई। शायद उसे मेरी जिंदगी की बातें याद आ गई थीं, इसलिए उसने ऑकवर्ड होकर अपना फोन उठा लिया। ब्रेकफास्ट के बाद मैडम जुआंग ने मुझे 1 लाख युएन दिए और कहा कि जाकर कुछ कपड़े खरीद लूं। शायद सुबह वाली बात की वजह से जुआंग चिंगचिंग ने खुद मुझे शॉपिंग ले जाने की ऑफर दी। सुंजी एकदम से रुक गया। चिंगचिंग, आज तो तुम्हें मेरे साथ ऑर्डर्ड ज्वेलरी लेने जाना था, जुआंग चिंगचिंग ने आह कहा। उसकी नजर पहले मेरी तरफ फिर उसकी तरफ गई। आखिर में वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सॉरी ब्रदर सुंजी, बीफन अभी यहां नया है और उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ चले जाना। जुआंग चिंगचिंग कार लेने गैराज में चली गई।
अब मेन गेट पर सिर्फ मैं और सुनजी खड़े थे। उसकी रिस्ट पर एक चमकदार वॉच थी जो सनलाइट में शाइन कर रही थी। वह बोला, ब्रदर, आप भी एक वॉच खरीदना चाहते हैं? फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। छोड़ो, कुछ लोग पैदा ही रिच लोगों वाली जिंदगी एंजॉय करने के लिए नहीं होते। सही कह रहा हूं ना ब्रदर? मैंने सिर्फ उसे देखा और कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी नजरों से अनकंफर्टेबल हो गया। उसने बैड लक बुदबुदाया और चला गया। तभी जुआंग चिंगचिंग कार लेकर आई। उसने मुझे अभी भी गेट पर खड़े देखा तो शायद उसे कुछ याद आया। मेरी उम्मीद के खिलाफ वह कार से उतरी और मेरे लिए डोर खोल दिया। मैं अंदर बैठा और अपना दायां हाथ उठाकर बोला, मेरे पास अभी भी एक हाथ काम करने वाला है। वह तुरंत बोली, किसे फर्क पड़ता है? मुझे बस डर है कि तुम मेरी कार स्क्रैच कर दोगे। मॉल बहुत बड़ा था। कम से कम मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी बड़ी जगह नहीं देखी थी। मैं एंट्रेंस पर खड़ा होकर कुछ देर इधर उधर देखने लगा। जुआंग चिंगचिंग ने इरिटेट होकर मुझे हल्का सा धक्का दिया। देखना बंद करो, जल्दी चलो। शॉपिंग के बीच में वह एक बार कहीं चली गई और मुझे स्टोर में अकेला छोड़ दिया। मैंने कुछ सस्ते कपड़े चुने और पेमेंट किया। फिर पास की एक शॉप से आंट वांग और बाकी लोगों के लिए लार्ज साइज मेंस और विमेंस क्लोथ्स खरीदे। थोड़ा सोचने के बाद मैंने बचे हुए पैसों से जुआंग फैमिली के हर मेंबर के लिए एक एक चीज भी खरीद ली। मैं मॉल के बाहर दोपहर के 2 बजे तक जुआंग चिंगचिंग का इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं लौटी। मैंने पास की कन्वीनियंस स्टोर से 3 UN की ब्रेड खरीदी और भूख मिटाई। शाम के 5 बजे आखिरकार एक कॉल आया। नंबर अनफेमिलियर था, फिर भी मैंने उठा लिया। ये मैडम जुआंग थी। बीफान, सनाजी के पैर में चोट लग गई है, वह हॉस्पिटल में है। तुम अपने आप टैक्सी लेकर घर लौट आओ। मैंने धीमे से हम्मा कहा और कॉल काट दिया। मेरे फोन में जितने पैसे बचे थे वे मैंशन तक टैक्सी लेने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए मैंने ड्राइवर से रास्ते में ही कार रोकने को कहा और बाकी रास्ता पैदल चल पड़ा। मैं भूखा था, प्यासा था और बुरी तरह थका हुआ था। जब मैं घर पहुंचा तब सब लोग वहां मौजूद थे, यहां तक कि मिस्टर जुआंग भी, जो आमतौर पर काम में बिजी रहते थे, घर पर थे। सनाजी ने मुझे आते देखा और गिल्ट भरी मुस्कान दी। सॉरी ब्रदर, मेरी वजह से चिंगचिंग तुम्हें लेने नहीं आ पाई। मैंने मॉम और डैड से कहा था कि उन्हें आने की जरूरत नहीं, मगर वे नहीं माने। लकीली सिर्फ पैर में मोच आई है, वरना मॉम डैड बहुत टेंशन लेते। ब्रदर, तुम पूरे दिन थक गए होगे, बैठो, ग्रेप्स खा लो। एक मेड ने मेरे हाथों से बैग्स लिए और हैरानी से बोल उठी, ये सर और मैडम के लिए गिफ्ट्स हैं और यंग मास्टर ऑफ यंग मिस के लिए भी। सब लोग हैरान रह गए। मैडम जुआंग मेरे पास आई, शॉपिंग बैग्स लिए और एक एक करके चीजें बाहर निकालने लगीं। सनाजी का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, शायद मेरे लिए कुछ नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं, ब्रदर मुझे पसंद ना करें, यह भी नॉर्मल है। मैडम जुआंग ने सारी चीजें बाहर निकाली। कुल 5 गिफ्ट्स थे, न कम न ज्यादा। सुनजी की मुस्कान वहीं जम गई। तभी मैडम जुआंग को कुछ याद आया। बीफान, तुम घर वापस कैसे आए? किचन वाली मेड ने मेरे पैर की तरफ इशारा किया। यंग मास्टर के पैर से खून निकल रहा है। मैंने नीचे देखा, मेरे शूज खून से लाल हो चुके थे। जुआंग चिंगचिंग तुरंत उठी और फर्स्ट एड बॉक्स लेने दौड़ी। जुआंग चिंगिया ने मुझे बैठाया और बहुत ध्यान से मेरा शू उतारने लगी, मगर मेरी सॉक खून और स्किन से चिपक चुकी थी। उसे हटाना मुश्किल था। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने खुद ही सॉक को अपनी स्किन से खींचकर अलग कर दिया। जुआंग चिंगिया ने यह देखकर भौहें सिकोड़ ली। मैडम जुआंग ने डर कर मुंह ढक लिया। मेरे शू से खून बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। जल्द ही फ्लोर पर खून का छोटा सा पडल बन गया। मैंने एंटीसेप्टिक उठाया और उसे सीधे वूंड पर डाल दिया। फिर बैंडेज लेकर पैर पर कुछ राउंड्स में बांध दिया। मेरा बायां हाथ कमजोर था, इसलिए बैंडेज बहुत मैसी बंधी। मैडम जुआंग और नहीं देख पाई। बीफान के लिए जल्दी डॉक्टर बुलाओ, बैंडेज मत बांधो, डॉक्टर का वेट करो। मैंने अपनी बैंडेज खुद पूरी कर ली। मैंने उनमें से किसी की तरफ नहीं देखा। जरूरत नहीं है, मैं टायर्ड हूं, इतना कहकर मैं रूम में चला गया। कुछ देर बाद नॉकिंग की आवाज से मेरी नींद खुली। बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज आ रही थी। कहीं वह बेहोश तो नहीं हो गया? जल्दी डोर तोड़ो। मैंने मैडम जुआंग की आवाज पहचान ली। मैं लंगड़ाते हुए डोर तक गया और खोल दिया। मैडम जुआंग बाहर खड़ी थीं और उनके पीछे व्हाइट कोट पहने एक डॉक्टर था। बीफान, उठो और खाना खा लो। डॉक्टर को तुम्हारे पैर का वूंड भी दिखा देना। लिविंग रूम का माहौल काफी सीरियस था। जब मैं वहां पहुंचा तब भी बहस खत्म नहीं हुई थी। संजी की आंखें लाल थीं। मिस्टर जुआंग उसे डांट चुके थे। पहली बार जुआंग चिंगचिंग अपने बड़े भाई को डिफेंड नहीं कर रही थी। मुझे देखकर वह जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया क्या कहे। तुम ठीक हो? मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने बस डॉक्टर से अपना पैर साफ कराकर बैंडेज करवा लिया। डिनर के बाद जुआंग चिंगचिंग लगातार मेरे आसपास घूमती रही। वह एक के बाद एक फ्रूट मेरे हाथ में पकड़ाती रही।
जब मैं चौथा बनाना खा चुका था तो मेरे सामने एक और पील्ड बनाना आ गया। मैंने झुआंग चिंग को देखा। तुम खुद खा लो। लेकिन उसने फिर भी बनाना मेरे हाथ में थमा दिया। आज के लिए सॉरी, मैंने जानबूझकर तुम्हें मॉल में नहीं छोड़ा था। मैं हॉस्पिटल मेडिसिन लेने गई थी, तभी ब्रदर सुंजी ने मुझे कॉल किया। उसने कहा कि वह घायल हो गया है, पर उसने बताया ही नहीं कि इंजरी कितनी सीरियस है। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तब पता चला कि उसके पैर में सिर्फ मोच आई है। ब्रदर सुंजी ने इंसिस्ट किया कि मैं वहां रहकर उसकी केयर करूं। मैं उसे हॉस्पिटल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। ये कहकर वह मेरे रिएक्शन का इंतजार करने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें फॉरगिव नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता। मेरी बात सुनकर उसका सिर और नीचे झुक गया। मैंने पूछा, वह फोन कॉल क्या तुमने मैडम जुआंग से मुझे करने को कहा था? वह थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर सिर हिला दिया। उस घर में सिर्फ वही था जिसने मुझसे मेरा फोन नंबर पूछा था। कुछ दिन बाद मेरा पैर ठीक हो गया। मैडम जुआंग ने मुझे फिर पैसे ट्रांसफर किए और कहा कि इस बार वह खुद मुझे शॉपिंग करवाने चलेंगी। मैंने सिर हिलाया, नहीं, मैं चाहता हूं जुआंग चिंग मेरे साथ चले। जुआंग चिंग सोफे से उछलकर खड़ी हो गई। मैं ब्रदर बिफान के साथ जाऊंगी। इतना बोलकर वह सुंजी के काले पड़ चुके चेहरे की परवाह किए बिना गराज की तरफ भाग गई। जुआंग चिंग्या ने कहा, तो मैं और चिंग दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। चिंग छोटी है, वह रिलायबल नहीं है। सुंजी तुरंत बोल पड़ा, तो आज मुझे फॉलोअप चेकअप के लिए कौन ले जाएगा? मेरे पैर में अभी भी चोट है। तभी मैडम जुआंग को अपने दूसरे बेटे का ध्यान आया। सुंजी, मॉम तुम्हारे साथ चलेंगी। मुझे मॉम नहीं चाहिए, मुझे सिस्टर और चिंग दोनों चाहिए। यह बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि मैडम जुआंग का चेहरा काला पड़ चुका था। जुआंग चिंग्या भी खुश नहीं दिख रही थी। मुझे तो तुम्हारा पैर ठीक ही लग रहा है, फॉलोअप की जरूरत नहीं है। अगर बहुत जिद है तो ड्राइवर के साथ चले जाना। सनजी की आंखों से गुस्से के आंसू निकल आए, मगर इस बार उसे कोई मनाने नहीं आया। मैंने मैडम जुआंग और जुआंग चिंग्या दोनों को मना कर दिया। मैं सिर्फ जुआंग चिंग को अपने साथ ले गया। कार में जुआंग चिंग खुशी से गाना गुनगुना रही थी। रेड लाइट पर कार रुकी तो उसने पॉकेट से एक चीज निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। लो ब्रदर, यह स्कार रिमूवल ऑइंटमेंट है। उस दिन मैं स्पेशली हॉस्पिटल से लेकर आई थी। इसे एक एक्सपर्ट ने बनाया है। प्राइवेट फॉर्मूला है और बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ, उसने कहा। तुम्हें पैसे चाहिए तो फैमिली से मांग सकते हो। मेरे पास ज्यादा नहीं है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं। मैंने उसे देखा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्या तुम मुझे 2 लाख दे सकती हो? जुआंग चिंग कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसने बिना कोई सवाल किए अपना फोन निकाला और मुझे पैसे ट्रांसफर करने लगी। लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने ऑइंटमेंट ट्यूब पर लिखे हुए शब्दों को उंगली से साफ करते हुए पूछा, जुआंग चिंग, तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस लिए कितना समय हो गया? उसने जवाब दिया, 7 साल और 3 महीने। मैंने फिर पूछा, इस शनिवार क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पर जाने वाली हो? मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम लोग पहले ही प्लान बना चुके हो। मुझे यह भी पता है कि तुम 4 लोग जा रहे हो, लेकिन तुम मत जाना। जुआंग चिंग ने इस बार अनमने ढंग से कहा, ठीक है। मैंने उसके लिए एक ब्रेसलेट खरीदा और तभी उसका मूड अच्छा हुआ। घर लौटने पर वह खुशी खुशी मेरे खरीदे हुए सामान को अरेंज करने लगी। तभी जुआंग सनजी कटे हुए एप्पल्स की एक प्लेट लेकर आया। चिंग थक गई होगी, लो थोड़ा फ्रूट खा लो। जुआंग चिंग ने फोर्क से एप्पल का एक पीस उठाकर खुद खाया, फिर एक पीस मुझे भी दिया। थैंक यू ब्रदर सुंजी। लेकिन सुंजी वहीं खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर पर एक छोटा बैंडेज लगा हुआ था। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वह क्या करने वाला है, लेकिन जुआंग चिंग ने अभी तक कुछ नोटिस नहीं किया था। सुंजी ने फ्रूट प्लेट नीचे रखी और मुझे घूर कर देखा। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने हाथ का एप्पल खाता रहा। तभी जुआंग सुंजी की नजर जुआंग चिंग की रिस्ट पर गई। वहां एक सस्ता सा ब्रेसलेट था। वह नकली हैरानी दिखाते हुए बोला, यह कहां का चीप सामान खरीद लाई हो और हाथ में पहन भी लिया? गंदा नहीं लगेगा? वह ब्रेसलेट सच में सस्ता था। जब मैंने जुआंग चिंग को वह ब्रेसलेट दिया था, मैंने नहीं बताया था कि उसकी कीमत कितनी है। उसने भी नहीं पूछा। उसने बिना किसी डिस्गस्ट के उसे अपनी रिस्ट पर पहन लिया था, अपने एक्सपेंसिव वॉच के बिल्कुल साथ। जुआंग सुंजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहो, मेरे दिए हुए वॉच पर स्क्रैच लग जाएगा। यह बोलकर वह ब्रेसलेट उतारने ही वाला था कि जुआंग चिंग ने अपना हाथ तुरंत खींच लिया। यह ब्रदर बीफान ने मुझे दिया है, यह चीप नहीं हो सकता। सुंजी ने पूछा, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने शांति से कहा, बहुत महंगा नहीं है, बस कुछ 100 युआन का है। कुछ 100 युआन का है तो भी मैं पहनूंगी। जुआंग चिंग ने कहा, ब्रोदर सनजी, आप चिंता मत करो, ब्रोदर बिफान मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सुंजी ने गुस्से से मुझे देखा। उसकी आंखों में जैसे शिकायत थी कि मैंने उसकी छोटी बहन छीन ली हो।
लेकिन वह शुरू से मेरी ही छोटी बहन थी। डिनर के दौरान जुआंग सनजी ने इस सैटरडे जुआंग चिंगचिंग के हाइकिंग प्लान की बात निकाली। चिंगचिंग, क्या तुम मुझे भी साथ ले जा सकती हो? तुम लोग 4 लोग जा रहे हो, एक और चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे साफ समझ आ गया था कि वह क्या कर रहा है। वह देख चुका था कि मैं और जुआंग चिंगचिंग करीब आ रहे हैं, इसलिए वह हमारे बीच घुसना चाहता था। किसी ने कहा, तो बीफान को भी साथ ले चलो। जगह नहीं है, मैंने कहा। मैं नहीं जा रहा। जुआंग चिंगचिंग ने भी तुरंत कहा, हाँ, मैं भी नहीं जाऊंगी। इस सैटरडे मेरा दूसरा काम है। फिर उसने सनजी की तरफ देखा। ब्रोदर संजी, अगर आपको जाना है तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर दूंगी। संजी कुछ पल के लिए रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान आई। तुम क्यों नहीं जा रही? यह प्लान तो पिछले हफ्ते से बना हुआ था। जुआंग चिंगचिंग ने कहा, बस जाने का मन नहीं है। सुनजी ने ताना मारा, कहीं ब्रदर बिफान ने अपनी फॉर्च्यून टेलिंग वाली चीजों से तुम्हें कोई बैड ओमेन तो नहीं बता दिया? धम! मिस्टर जुआंग ने चॉपस्टिक्स डाइनिंग टेबल पर पटक दिए। क्या यह सच है बिफान? आगे से घर में इन चीजों का नाम भी मत लेना। हम में से कोई इस नॉनसेंस पर विश्वास नहीं करता। फिर उन्होंने चिंगचिंग से कहा, चिंगचिंग, अगर तुम सैटरडे को हाइकिंग जाना चाहती हो तो जाओ। किसी बैड ओमेन या अनलकी प्रिडिक्शन पर भरोसा मत करना। ठीक है, चिंगचिंग ने कहा, लेकिन आप लोग ब्रदर बीफान को गलत समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, बताया है। सबकी नजर मेरी तरफ घूम गई। इस सैटरडे अगर जुआंग चिंगचिंग घर से बाहर निकली तो उस पर ब्लड डिजास्टर आएगा। मिस्टर जुआंग का चेहरा काला पड़ गया। अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मेरे घर से निकल जाओ। जुआंग सनाजी मैडम जुआंग के पास आकर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही थीं। उसकी आंखों में जीत का कॉन्फिडेंस था, जैसे वह पूरी तरह श्योर हो कि अब मैं हार जाऊंगा। ऐसे माहौल में भी मैंने बिल्कुल शांत रहकर पूछा, क्या यह उस 5 साल की छोटी बहन की वजह से है जो मर गई थी? मिस्टर जुआंग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक प्लेट उठाकर सीधा मेरी तरफ फेंक दी। जब तुम्हें यह पता है तो फिर चिंगचिंग को ऐसे कर्स्ड प्रेडिक्शंस क्यों दे रहे हो? तुम जैसे लोगों ने ही लिनलिन को मार डाला था। जुआंग चिंगया ने मुझे एक वार्निंग लुक दिया। बीफान, अपने सारे सामान बाहर फेंक दो प्लीज। वह मुझे कमरे में जाकर मेरे लुओपान और टैलिस्मन वाले सामान फेंकने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैं हिला तक नहीं। जुआंग सुनजी गुस्से में बोला, तुम्हें पता है इन चीजों ने इस घर को क्या बना दिया था, फिर भी तुम फेक मिस्टिक बनकर चिंगचिंग को बेवकूफ बना रहे हो। जुआंग चिंगचिंग ने धीमी आवाज में कहा, मैंने ब्रदर बिफान को इन बातों के बारे में कुछ नहीं बताया है, क्योंकि परिवार में किसी ने मुझे यह बातें नहीं बताई थीं। उन्हें नेचुरली लगा कि चिंगचिंग ने ही बताया होगा, लेकिन मैं बोलता रहा। तुम्हारी छोटी बहन की मौत से करीब 1 महीने पहले जुआंग सनजी को तेज बुखार आया था, सही है? हॉस्पिटल में इलाज से भी बुखार ठीक नहीं हुआ। तभी तुम लोगों ने एक टॉयस्ट मास्टर बुलाया था, और उस टॉयस्ट मास्टर के आने के कुछ समय बाद तुम्हारी छोटी बहन को भी तेज बुखार हुआ और वह मर गई। जुआंग सनजी का चेहरा अचानक बदल गया। मैडम जुआंग की आंखें फैल गईं। जुआंग फैमिली की एक छोटी बेटी थी जो बहुत साल पहले मर गई थी। ये बात तो बहुत लोग जानते थे, लेकिन सुनजी के बुखार और ताओइस्ट मास्टर बुलाने वाली बात सिर्फ फैमिली को पता थी। तुम्हें यह कैसे पता? किसी ने पूछा। मैंने कहा, मैं बस इतना ही कह सकता हूं। जहां तक चिंगचिंग की बात है, अगर उसे हाइकिंग पर जाना है तो जाए। अब मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। उस रात डिनर बहुत बुरे माहौल में खत्म हुआ। मिस्टर जुआंग मानते रहे कि मैंने जो कुछ कहा वह या तो किसी ने मुझे बताया है या फिर मैंने गेस किया है, लेकिन वह खुद को भी धोखा नहीं दे सकते थे। लिनलिन की मौत के बारे में गेस करना अलग बात थी, लेकिन संजी का बुखार और ताओइस्ट मास्टर को बुलाने वाली बात तक सही निकलना कोई गेस नहीं हो सकता था। अगले कुछ दिनों तक मेरी बातों ने पूरे जुआंग फैमिली को परेशान करके रख दिया। मैं घर में ही रहा, कहीं नहीं गया। जुआंग चिंगचिंग कई बार मुझसे बात करने आने की कोशिश करती, लेकिन सुनजी उसे वापस खींच लेता। वह कहता, वह सिर्फ अशुभ बातें करता है, उससे दूर रहा करो। यहां तक कि मैडम जुआंग भी उन दिनों मुझे इनविजिबल की तरह ट्रीट करने लगी। मुझे पता था कि मैंने जुआंग फैमिली के सबसे गहरे दर्द को छेड़ दिया था, इसलिए मैंने खुद कहा कि मैं कुछ दिन बाहर जाकर रहूंगा। मैडम जुआंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुआंग चिंगया बोली, बीफान, हमारा वह मतलब नहीं है। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया, लेकिन एक क्लाइंट ने मुझसे एक डिजास्टर हटाने को कहा है। मैं यहां रहकर यह काम नहीं कर सकता। मिस्टर जुआंग ने जैसे ही मुझे फिर फॉर्चून टेलिंग की बातें करते सुना, वह गुस्से से बोले, कल ही मेरे घर से निकल जाओ। जब तक अपना सारा फेक मिस्टिकल सामान नहीं फेंक देते, वापस मत आना। मैंने सिर्फ कुछ कपड़े पैक किए, क्योंकि मुझे पता था ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे खुद मुझे वापस बुलाने आएंगे। जाने से पहले जुआंग चिंगचिंग ने मुझे एक बैंक कार्ड दिया।
ब्रदर बीफान, मॉम डैड से थोड़ा सॉफ्ट होकर बात करो और सॉरी बोल दो। वे आपकी केयर करते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, मैंने उन्हें कभी मॉम डैड कहा ही नहीं। तब झुआंग चिंगचिंग को याद आया कि इतने दिन से मैं एक बार भी उन्हें मॉम या डैड नहीं बोला था। वह मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ऊपर से मिस्टर जुआंग की तेज आवाज आई, उसे जाने दो, मत रोको, देखते हैं वह मेरे सनजी से कितना बेहतर है। मैंने पलटकर उनकी तरफ देखा। जिस दिन मैं इस घर में आया था, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अगर आपको मेरे और जुआंग सुनजी के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? आज मुझे अपना जवाब मिल गया है ना? मिस्टर जुआंग ने ठंडे स्वर में हंसकर कहा और अपने कमरे में चले गए। जाते जाते जुआंग सुनजी ने मुझे एक प्रोवोकिंग स्माइल दी। ब्रदर, उम्मीद है आप जल्दी अपने ये सारे सामान फेंक देंगे और घर वापस आ जाएंगे। सुना है आप कभी स्कूल भी नहीं गए। मैं बाद में डैड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वापस आने को तैयार हों तो वह आपको स्कूल भेज दें। आपका छोटा भाई हमेशा यहीं आपका वेट करेगा। मैं बिना पीछे देखे चला गया। सुनजी की बातें मेरे एक कान से अंदर गईं और दूसरे से बाहर। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि जुआंग चिंगचिंग मेरी बात माने और उस दिन हाइकिंग पर ना जाए। जुआंग चिंगिया मुझे होटल छोड़ने गई। उसने मुझे एक और बैंक कार्ड दी। मैंने उसे वापस करते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, यह पैसे मुझे बाद में दे देना। जुआंग चिंगिया को मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने कार्ड फिर भी जबरदस्ती मेरे हाथ में रख दिया। मैंने उसे देखते हुए एक अजीब सी बात कही, जब तुम 18 साल की थीं तब तुम्हें भी चोट लगी थी, सही है? जुआंग चिंगिया तेजी से पलटी। वह पूछना चाहती थी कि मुझे कैसे पता, लेकिन मैं एलिवेटर में जा चुका था। मेरे कीचेन पर लगा बेल हल्के से बजा। अगले कुछ दिन होटल में भी ज्यादा अच्छे नहीं रहे। शायद जुआंग चिंगिया ने घर पहुंचते ही सबको बता दिया था कि मैं कहां रह रहा हूं, इसलिए मैं ठीक से आराम भी नहीं कर पाया। जुआंग चिंगचिंग लगातार मुझे मैसेजेस भेजती रही, लेकिन मैंने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। फिर उस सुबह मैंने खुद उसे एक मैसेज भेजा, हाइकिंग पर मत जाना। मैंने टीवी खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। न्यूज में एक बड़ी ट्रैफिक एक्सीडेंट चल रही थी। आज एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक ने सीधे एक एसयूवी को टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए हैं। मैंने उंगलियों पर हिसाब लगाया। एक ट्रक ड्राइवर, 5 विक्टिम्स। जुआंग चिंगचिंग फिर भी गई थी। तभी मैडम जुआंग का कॉल आया, बीफन, जल्दी हॉस्पिटल आओ, चिंगचिंग घायल हो गई है। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो जुआंग सुनजी ने मुझे देखते ही गालियां देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैडम जुआंग हॉस्पिटल रूम से बाहर आई। जुआंग सनजी जल्दी से उनका हाथ पकड़कर बोला, मॉम, चिंगचिंग ठीक तो है? मैडम जुआंग ने सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ एक कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखा। जुआंग चिंगिया ने हमारा ऑकवर्ड माहौल देखा और जल्दी से पूछा, मॉम, चिंगचिंग कैसी है? मैडम जुआंग एक तरफ हट गई और हमें अंदर जाने का रास्ता दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसके पैर में मोच आ गई है। हॉस्पिटल रूम में जुआंग चिंगचिंग एक पैर ऊपर लटकाए बैठी थी और हमें देखकर बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रही थी। तभी सुनजी के मुंह से अचानक निकल गया, तुम्हारे पैर में ही चोट कैसे आई? मर तुम क्यों नहीं गई? जुआंग चिंगचिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। सुनजी को तभी एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। मेरा वह मतलब नहीं था, मिस्टर जुआंग गरजे। बाहर निकलो, तुम ही उसे उस माउंटेन पर कोई चीज लेने भेज रहे थे, है ना? अगर तुम्हारी वजह नहीं होती तो चिंगचिंग को चोट कैसे लगती? सुनजी घबराकर बोला, मुझे कैसे पता होता कि एक्सीडेंट होगा? मैं तो चिंगचिंग को माउंटेन पर आपके लिए प्रोटेक्शन बीड्स लेने भेजना चाहता था। मैंने सुना था कि उस माउंटेन पर एक बहुत फेमस मास्टर रहते हैं। मैं आपकी बर्थडे पर आपको वह गिफ्ट देना चाहता था। जुआंग चिंगिया ने कहा, डैड, चिंगचिंग ठीक है और सुनजी ने भी यह सब आपके लिए ही किया था। मिस्टर जुआंग का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। फिर उन्होंने पूछा, सुनजी, वह मास्टर तो वहां से जा चुके हैं, तुम्हें पता नहीं था? सुनजी हकला गया, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे जानूंगा? मिस्टर जुआंग ने कहा, उस मास्टर ने 1 हफ्ते पहले ही यहां से जाने का अनाउंसमेंट किया था। उस समय यह खबर ऑनलाइन ट्रेंड भी हुई थी। तुम फोन नहीं देखते क्या? सनजी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने पास खड़ी जुआंग चिंगिया की तरफ देखा। जुआंग चिंगिया का चेहरा भी अच्छा नहीं था, मगर वह फिर भी बोली, शायद सुनजी ने यह न्यूज नहीं देखी होगी। आखिर उसकी इंटेंशन तो अच्छी थी। सुनजी ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। ब्रदर बीफान, आई एम सॉरी, मुझे चिंगचिंग को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अगर मैं आपकी बात मान लेता तो आज यह ब्लड डिजास्टर नहीं होता। उसके मुंह से ब्लड डिजास्टर सुनते ही मिस्टर जुआंग को कुछ दिन पहले मेरी कही बात याद आ गई। इसे यहां किसने बुलाया? उन्होंने पूछा। जुआंग चिंगचिंग ने कहा, मैंने ब्रदर बीफान को बुलाया है। यह सुनकर मिस्टर जुआंग ज्यादा गुस्सा नहीं कर पाए। उनकी आंखों में सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। चिंगचिंग, तुमने बीफान को यहां क्यों बुलाया? जुआंग चिंगचिंग ने पॉकेट से कुछ निकाला और अपनी हथेली खोल दी।
उसकी हथेली पर टूटे हुए बीड्स पड़े थे। अब पूरे हॉस्पिटल रूम की नजर मेरी तरफ थी। मैंने कहा, बीड्स टूट गए, इसका मतलब उन्होंने डिजास्टर ब्लॉक कर दिया। लेकिन आज सुबह मैंने तुम्हें साफ मैसेज भेजा था कि हाइकिंग पर मत जाना। अगर तुम नहीं जाती तो तुम्हारे पैर में भी चोट नहीं लगती। ज्वांग चिंगचिंग ने हैरानी से पूछा। मैसेज? कौन सा मैसेज? मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। ज्वांग चिंगया ने बीच में कहा। चिंगचिंग, ठीक है, अब ज्यादा सवाल मत करो, उसे आराम करने दो। फिर उसने सुनजी की तरफ देखा। तुम तो हमेशा चिंगचिंग की सबसे ज्यादा केयर करते थे, है ना? ज्वांग चिंगचिंग ने अपना फोन अनलॉक किया। स्क्रीन थोड़ा क्रैक्ड था, लेकिन देखने लायक थी। मैंने फोन लिया और हमारा चैट बॉक्स खोला। वहां साफ लिखा था, हाइकिंग पर मत जाना। ज्वांग चिंगचिंग ने जैसे ही हमारा चैट खोला, उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखने लगा। फिर वह बोली, मैंने उस समय सोचा कि शायद नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए मैंने ब्रदर सुनजी से फोन चेक करने को कहा था। सुनजी अचानक घबरा गया। मैं नहीं था, मैंने उसे माउंटेन जाने के लिए नहीं कहा था, मैंने बीफन का मैसेज नहीं देखा, मैं नहीं था। किसी ने उस पर आरोप भी नहीं लगाया था, लेकिन उसने खुद ही सब कबूल कर लिया। ज्वांग फैमिली में कोई बेवकूफ नहीं था। सुनजी की ऐसी हालत देखकर साफ हो गया कि यह सब उसी ने किया था। ज्वांग चिंगचिंग ने दर्द और गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी बहन हूं। मैंने कुछ नहीं किया, सनजी हकलाया। फिर उसने अपना सिर पकड़ लिया और अचानक मेरी तरफ उंगली कर दी। यह वही है, इसी ने क्विंग क्विंग को नुकसान पहुंचाया है। अगर वह पहले ऐसा कहता तो शायद घर वाले उसकी बात मान लेते, लेकिन इस बार मैं ही था जिसने ज्वांग चिंगचिंग को बचाया था। ज्वांग चिंगचिंग की आंखों में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट बची थी। सुनजी वह भाई था जिसे वह बचपन से प्रोटेक्ट करती आई थी। कुछ दिनों बाद ज्वांग चिंगचिंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। इन दिनों ज्वांग सुनजी लगातार मिस्टर ज्वांग, मैडम ज्वांग और दोनों सिस्टर्स को खुश करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि उनका सुनजी के साथ 10 सालों से भी ज्यादा का बॉन्ड था। सिर्फ चिंगचिंग के पैर में आई चोट की वजह से वे उसे घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ डेट्स ऐसे होते हैं जो किसी को चुकाने ही पड़ते हैं। अगर वह ज्वांग फैमिली छोड़ना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, उसे बस घर के बजाय किसी बंद जगह में रहना होगा। ज्वांग चिंगचिंग क्रॉचेस के सहारे अंदर आई। सनजी उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चिंगचिंग ने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और आकर मेरे पास बैठ गई। सुनजी की आंखें लाल हो गईं। चिंगचिंग, आई एम सॉरी, मुझे फॉरगिव कर दो। इन दिनों मैडम जुआंग भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड थी। आखिर सनजी वह बेटा था जिसे उन्होंने 10 सालों से भी ज्यादा समय तक पाला था। वह नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों का रिश्ता पूरी तरह टूट जाए। उन्होंने चिंगचिंग से कहा, चिंगचिंग, तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। चिंगचिंग ने धीमे से हम्मा कहा और अपने हाथ में रखे बीड्स को सहलाने लगी। मैंने तुरंत पहचान लिया, यह वही ब्रेसलेट था जो मैंने उसे दिया था, लेकिन अब उसमें कुछ बीड्स कम थे, इसलिए वह उसे पहन नहीं सकती थी। सुनजी को लगा कि चिंगचिंग को बीड्स पसंद हैं। वह हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें ऐसी चीजें पसंद हैं? कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए इससे भी महंगा ब्रेसलेट खरीद दूंगा, ठीक है? जरूरत नहीं। मैंने पॉकेट से एक नया ब्रेसलेट निकाला। यह लो, 50,000 युएन। ज्वांग चिंगचिंग की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत फोन निकालकर पैसे ट्रांसफर करने लगी, लेकिन चिंगचिंग का एटीट्यूड इतनी जल्दी बदलता देखकर सुनजी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह भौहें चढ़ाकर बोला, ब्रदर बीफान, हम सब एक ही फैमिली हैं। आप चिंगचिंग से एक ब्रेसलेट के भी पैसे लेंगे? मैंने उसकी तरफ देखा। यह सेफ्टी ब्रेसलेट है, तुम्हें भी चाहिए? सुनजी का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने न हाँ कहा न ना। मिस्टर ज्वांग को अब भी घर में मेरी इन चीजों की बात पसंद नहीं थी। उन्होंने गला साफ किया, लेकिन ज्वांग चिंगया मेरे पास आई और बोली, क्या मुझे भी एक ब्रेसलेट मिल सकता है? मैंने सिर हिलाया और हाथ आगे कर दिया। 1,00,000 युएन। वह हैरान हो गई। मुझसे 50,000 ज्यादा क्यों? मैंने कहा, भूल गई, जब तुम 18 साल की थी तब भी मैं तुम्हें एक बार बचा चुका हूं। मिस्टर जुआंग के चेहरे पर शौक था। मैडम जुआंग भी वहीं रुक गई। ज्वांग चिंगया की मेमोरीज जैसे अचानक 7 साल पीछे चली गईं। उस समय वह सिर्फ 18 साल की थी, प्राउड, कॉन्फिडेंट और थोड़ी एरोगेंट भी। वह दूसरे देश में एक फुटबॉल मैच देखने जाने वाली थी, लेकिन उस दिन उसके साथ हर चीज गलत हो रही थी। फिर जब वह घर लौटी तो उसे अपनी पॉकेट में एक अजीब सी पीच पिट मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ समय बाद उसने न्यूज देखी। जिस प्लेन से उसे जाना था वह क्रैश हो चुका था। उसके होंठ कांप गए। वह पीच पिट? तुम आखिर हो कौन? मैंने मिस्टर जुआंग का रखा हुआ न्यूज़पेपर उठाया। जो आदमी कंस्ट्रक्शन फंड्स लेकर भागा है वह मिला या नहीं? अगर उस लैंड पर जल्दी काम शुरू नहीं हुआ तो वर्कर्स रिवॉल्ट कर देंगे। मिस्टर जुआंग मुझे घूरने लगे। पहली बार मैंने उनके चेहरे पर इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देखा था।
उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसी दिन उन्हें बताया था कि वर्कर्स धीरे धीरे स्ट्राइक पर जा रहे हैं, और यह बात उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताई थी। तभी मैंने कहा, मॉम। यह पहली बार था जब मैंने मैडम जुआंग को मॉम कहा था। उन्हें रिस्पॉन्स देने में कुछ पल लग गए। फिर उन्होंने धीमे से कहा, हाँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मेरी छोटी बहन ने मुझे आपको ऐसा बुलाने के लिए कहा है। मैंने फिर उस फॉरबिडन टॉपिक को छेड़ दिया। सुनजी गुस्से में मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन चिंग ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर भयानक रेज थी। तुम फिर वही बात कर रहे हो जिससे मॉम डैड को दुख होता है। फिर वह चिल्लाया, मॉम, डैड, बीफन फिर से फेक मिस्टिकल बातें करके ड्रामा कर रहा है। इस बार घर में मौजूद हर इंसान हिल गया, यहां तक कि ज्वांग चिंग्या भी, जो हमेशा सुनजी की तरफ खड़ी रहती थी, खुद को काम नहीं रख पाई। वह कांपती आवाज में पूछने लगी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने ऐसा क्यों कहा कि लिनलिन ने तुम्हें मॉम बुलाने को कहा? मुझे पता था कि सुनजी के अलावा इस परिवार का हर इंसान उस छोटी बच्ची से बहुत प्यार करता था। इसीलिए लिनलिन की मौत सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं थी, वह पूरे परिवार का सबसे गहरा दर्द थी। मैंने कहा, अच्छा है, सब लोग यहीं हैं। इतना कहकर मैं अपने रूम में चला गया। मैंने येलो क्लॉथ खोलकर टेबल पर फैलाया, फिर उसके अंदर से अपने टूल्स निकाले और वह छोटा बेल भी बाहर रख दिया। मैडम जुआंग ने जैसे ही उस बेल को देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। यह लिनलिन का लॉन्गेविटी लॉक है। तुम्हें यह कहां से मिला? वह कोई साधारण लॉन्गेविटी लॉक नहीं था। उस पर बहुत बारीक और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बने हुए थे। साफ था कि उस छोटी बहन को पूरा परिवार कितना प्यार करता था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बस ज्वांग सुनजी के रूम की दिशा में इशारा कर दिया। सुनजी के रूम के पीछे एक पेड़ है, सही? एक शवल लाओ और उसके नीचे की जमीन खोदो। वह बहुत गहरा नहीं दबा है, जल्दी मिल जाएगा। सुनजी पैनिक में बोला, मॉम, डैड, क्या आप सच में इसकी बात मान रहे हैं? इसी तरह की सुपरनैचुरल बातें ही लिनलिन की मौत की वजह बनी थीं। कौन जानता है अब यह किसे मारना चाहता है? ज्वांग चिंग खड़ी हो गई। मैं ब्रदर बीफान पर भरोसा करती हूं। अगर उन्होंने मुझे नहीं बचाया होता तो कुछ दिन पहले मैं मर चुकी होती। मैडम जुआंग पूरी तरह उलझ चुकी थी। मिस्टर जुआंग ने बस भौहें सिकोड़ रखी थीं और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उन्हें देखा। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू हुई। सुनजी रोते हुए बार बार कह रहा था, मत खोदो। फिर वह मिस्टर जुआंग और मैडम जुआंग से विनती करने लगा। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। कई साल पहले तुम्हारे जैसे लोगों ने मेरी बहन को मार दिया था। अब तुम किसे मारना चाहते हो? डैड को, मॉम को, या मेरी सिस्टर्स को? किसे मारना चाहते हो तुम? डैड, सुनजी, शांत हो जाओ, किसी ने चिल्लाकर कहा। तभी एक मेड की चीख निकल गई। उसे मिट्टी के अंदर से लाल कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। उसने बहुत सावधानी से कपड़ा खोला। अंदर एक लॉन्गेविटी लॉक था और उसमें से एक बेल गायब था। मैडम जुआंग के पैर जवाब दे गए और वह वहीं घुटनों पर गिर गई। यह यहां कैसे हो सकता है? यह मैंने खुद लिनलिन को पहनाया था। लिनलिन को इसी के साथ दफनाया गया था। मैं चाहती थी कि वह दूसरी दुनिया में भी सेफ रहे। वह आंसुओं से भरी आंखों से मुझे देखने लगी। बीफान, यह सब क्या है? लिनलिन का लॉन्गेविटी लॉक इस पेड़ के नीचे कैसे हो सकता है? ज्वांग चिंग्या और ज्वांग चिंकिंग भी पास आ गईं। वे दोनों उस चीज को पहचानती थीं। इसे फेक बनाना नामुमकिन था। सिर्फ ज्वांग सुनजी दूर खड़ा रह गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, यह नहीं हो सकता। मैंने कहा, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह शायद तुम सबकी सोच पूरी तरह बदल देगा। यकीन करना है या नहीं, यह तुम लोगों पर है। मैं और ज्वांग सुनजी गलती से बदले नहीं गए थे। सुनजी की बायोलॉजिकल मदर को तुम लोग जानते हो। उसका सरनेम जांग है। मैडम जुआंग को लगभग तुरंत वह औरत याद आ गई। वह बहुत साल पहले हमारे घर में काम करने वाली मेड थी, उन्होंने कहा। लेकिन उसके हाथ साफ नहीं थे। उसने मेरी... वह वाक्य पूरा नहीं कर पाई। मैंने कहा, उसने मैडम जुआंग का लॉन्गेविटी लॉक चुराया था। जुआंग सनजी की डेस्टिनी लिनलिन से क्लैश करती थी। लिनलिन कई दिनों तक तेज फीवर में जलती रही। वह कई दिनों तक तुम लोगों से हेल्प मांगती रही। लेकिन क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि ज्वांग सुनजी को पालना शुरू करने के बाद ज्वांग फैमिली का बिजनेस लगातार नीचे जाने लगा? और जब ज्वांग चिंग्या और ज्वांग चिंग छोटी थीं, तब वे भी बार बार घायल होती थीं। सही? जिस बेटे को तुमने इतने प्यार से पाला, वही इन सब चीजों की जड़ है। सुनजी चीख पड़ा और मुझे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन मैडम ज्वांग उससे तेज थीं। थप! उन्होंने सुनजी को ऐसा थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गया। वह रोते हुए चिल्लाईं, तुमने अपनी छोटी बहन को कैसे नुकसान पहुंचाया? वह तुमसे कितना प्यार करती थी। मैं तुम्हें श्राप देती हूं।
तुम्हारी मौत बहुत बुरी हो। मिस्टर जुआंग की आवाज गूंजी। बस इसे यहां से घसीट कर बाहर ले जाओ और मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। अब जाकर सुंजी सच में डर गया। उसके लिए मेंटल हॉस्पिटल प्रिजन से भी ज्यादा डरावनी जगह थी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और लगातार गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज मुझे मत भेजो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? लिन लिन मर गई लेकिन मैं तो हूं। मैं हमेशा आपका बेटा रहूंगा। मैडम जुआंग की आंखें गुस्से और दर्द से भर गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? अगर तुम नहीं होते, अगर तुम्हारी वजह नहीं होती। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने अपना सब कुछ देकर, इतना प्यार देकर पाला था, वही उनकी दूसरी बेटी की मौत का कारण निकलेगा। आखिरकार जुआंग सुंजी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। उसके जाने के बाद मैडम जुआंग मेरे पास आई। वह रो रही थी। बी फन, क्या मैं लिनलिन को एक बार फिर देख सकती हूं? मैंने शांति से कहा। नहीं, आप उसे नहीं देख सकती। मैडम जुआंग वहीं टूटकर रोने लगी। मिस्टर जुआंग मेरे पास आए और मुझे एक बैंक कार्ड दिया। उनकी आवाज बैठी हुई थी। सुना है फॉर्चून रीडिंग के बाद पेमेंट लेना जरूरी होता है। इस कार्ड में 10 लाख युएन है। मैंने वह कार्ड वापस कर दिया, फिर अपने हाथ का छोटा बेल हिलाया। मुझे पेमेंट पहले ही मिल चुकी है। यह सुनकर जैसे पूरे परिवार का सहारा टूट गया। एक एक करके वे सभी बिना आवाज के रोने लगे। उस रात हमारा असली परिवार आखिरकार पहली बार साथ बैठकर खाना खा रहा था। मिस्टर जुआंग मुझे स्कूल भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। कोई जरूरत नहीं। उन्होंने फिर जिद नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, आज से तुम जुआंग फैमिली के इकलौते बेटे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जाने से पहले मैंने उन सबको एक एक ब्रेसलेट दिया। बहुत महंगे नहीं हैं, लेकिन सेफ रखेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही जुआंग चिंगचिंग दौड़ती हुई नीचे आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बस कहा, यह सवाल मैं तुम लोगों से 2 बार पूछ चुका हूं। अगर तुम्हें मेरे और जुआंग सुंजी के बीच किसी एक को चुनना होता, तो तुम किसे चुनते? दुनिया में कोई इतनी परफेक्ट एंडिंग नहीं पाता। मैं जा रहा हूं। मेरे पीछे से मैडम जुआंग की रोती हुई आवाज आई, जो मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने जुआंग चिंग चिंग की भरी हुई आवाज भी सुनी, ब्रोदर, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं मुड़ा। शायद आंट वांग सही कहती थी। जुआंग फैमिली इतनी पावरफुल थी, फिर मुझे ढूंढने में इतने साल क्यों लगे? क्या उन्होंने मुझे सड़क किनारे फॉर्चून रीडिंग करते देखा था और मुझे अशुभ समझ लिया था? मैंने उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया और जुआंग मैंशन के गेट से बाहर निकल गया। तभी मुझे मास्टर की कही बात याद आई। उन्होंने उस दिन कहा था कि वह मुझे एक नया फॉर्मेशन सिखाएंगे, और मैं अब तक वह फॉर्मेशन सीख ही नहीं पाया था।